CUET की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का, समस्त छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, हिस्ट्री डोमेन के अंतर्गत कुल 15 यूनिट्स को आपको पढ़ना है। दृष्टि ने समस्त छात्रों के लिए, समस्त छात्रों के कॉमन इंटरेस्ट में प्रत्येक यूनिट से अभ्यास प्रश्न की एक यूट्यूब श्रृंखला को प्रस्तुत करने का दायित्व आप लोगों के लिए लिया है, ताकि आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे रैंक को सिक्योर कर आप पढ़ सकें। भले ही आप हमारे रेगुलर क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, हमारा उद्देश्य आप सभी छात्रों के इंटरेस्ट में आपको अच्छे से अच्छे रैंक सिक्योर कराने में आपकी मदद करनी है, आपकी सहायता करनी है। आज यूनिट 2 में जो 15 यूनिट्स में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यूनिट्स में से एक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूनिट 2 सामान्य तौर से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक महाजनपदों के इतिहास, विशेषकर मगध महाजनपद के इतिहास, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य काल के अंतर्गत सातवाहन शासकों, शुंग और कण्व शासकों, हिंद यूनानी, पहलव, शक, कुषाण, चोल, चेर, पांड्य के साथ साथ मेघवाहन वंश या चेदी वंश के खारवेल के अध्ययन के साथ साथ अंत में गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्रदान करने के लिए है। अर्थात यदि राजनीतिक और आर्थिक रूप से देखें तो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में है। यह प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो लिखित स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित भी है। इसलिए हमारे पास साक्ष्य है जिनके आधार पर निश्चित तौर पर राजनीतिक और आर्थिक विकास और परिवर्तन के संबंध में हम काफी ठोस जानकारी आपको दे सकते हैं। लेकिन इसके ठीक पहले जो वैदिक संस्कृति है, जिसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ते हैं, इसके सामान्य तौर पर पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव रहा है और हमें साहित्यिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और इसके पहले ताम्रपाषाणिक संस्कृति और उसके भी पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन हम लोग करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी हम लोग पाषाण काल या पाषाण युग के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल और फिर इसी विकास की चरम प्रकाष्ठा के रूप में हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। हालांकि हमारे यूनिट में हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन पहले यूनिट में करना था। लेकिन हड़प्पाई विकास को हम समझ सकें, इसके लिए पूरा पाषाणिक विकास से लेकर नवपाषाणिक विकास और फिर ताम्रपाषाणिक विकास को समझना आवश्यक है, ताकि आप इतिहास में उस टाइमलाइन को समझ सकें जिसके आधार पर किसी काल विशेष में विशेष प्रकार का विकास होता है। लेकिन वह विकास अपने आप में पृथक नहीं होता, बल्कि पहले से चली आ रही विकास से वह प्रभावित
होता रहता है और आगे आने वाले इतिहास को वह पुनः प्रति प्रभावित भी करती है। इतिहास अतीत और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। जिस समय काल का हम अध्ययन कर रहे हैं उसे समझने के लिए उसके अतीत से जुड़ना आवश्यक है और उस समय काल के पश्चात के विकास को समझने के लिए भी उस काल विशेष को समझना आवश्यक है। इसलिए उस लिंक को, उस कड़ी को आप समझ सकें और इसके माध्यम से इतिहास रटने जैसा विषय नहीं हो जाता है, बल्कि इसकी एक बेहतर समझ कायम की जा सकती है, इसे समझा जा सकता है। इस अवधारणा पर मैं बल देना चाहता हूं, क्योंकि सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों को यह लगता है, छात्रों को यह लगता है कि इतिहास रटने वाला विषय है, लेकिन ऐसा है नहीं। इतिहास समझने वाला विषय है। प्रत्येक काल विशेष में विकास की कुछ मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जिसको यदि बेहतर रूप में समझ लिया जाए तो जिसे आप फैक्ट एंड फिगर्स कहते हैं, जिसे आप डेट्स कहते हैं, जिसे आप इंफॉर्मेशंस कहते हैं, उसे मगअप करना, मेमोराइज करना कोई कठिन चुनौती नहीं रह जाती है। इतिहास में मुख्य बल आपको देना चाहिए किसी भी कालखंड में, किसी भी समय विशेष में हो रहे विकास के केंद्र को समझना। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं, ट्रेंड्स क्या रहे हैं, उसको समझना है। अर्थात विकास का मेजर थीम क्या है, उसको समझना है। और प्रत्येक कालखंड में जब हम विकास को पढ़ते हैं तो उस विकास में निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से हम पूरे इतिहास के लिए अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेते हैं। विशेष करके ये जो दूसरा अध्याय, जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को हमें पढ़ना है, विशेष करके मौर्य से गुप्त काल तक। हालांकि जब आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो इसकी शुरुआत मौर्य काल से नहीं होती है, बल्कि इसकी शुरुआत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि को मगध साम्राज्य के उद्भव और विकास में समझा जा सकता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से आखिर मगध साम्राज्य का ही उद्भव क्यों हुआ, किन कारणों से, किन अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मगध साम्राज्य ने 16 महाजनपदों का एकीकरण कर लिया और वह साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। और इसी की अंतिम चरम प्रकाष्ठा थी मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो आइए विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं कि इस काल में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे। तो सीधे सीधे आंसर पे आप आ जाएंगे कि 16 महाजनपद थे। एक और प्रश्न यहां से आ सकता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का वर्णन, 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इकाई 3, जिसके अंतर्गत हमें प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास को समझना है, यदि उस सामाजिक इतिहास को बेहतर रूप में आप समझना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है
कि वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले जन शब्द आपको मिलता है। ये जन किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जनपद बने और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद बने, और ये किस प्रकार से मगध साम्राज्य के रूप में परिणत हुआ, इस राजनीतिक विकास को यदि आप समझ लेंगे तो मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक विकास को आप बेहतर रूप में समझ पाएंगे। साथ ही साथ जन और जनपद को जब आप पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि जन शब्द या जन वैदिक काल में या वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई हुआ करती थी, जो बंधुत्व के आधार पर स्थापित हुई थी। और यही बंधुत्व हमारी परिवार व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही हमारी वंश परंपरा, बंधुत्व से ही वंश बना है। यह बंधुत्व की भावना ही परिवार व्यवस्था, वंश व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की स्थापना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। गोत्र व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, गोत्र का अर्थ ऋग्वैदिक काल में क्या था, गोत्र का अर्थ उत्तर वैदिक काल में कैसे परिवर्तित हो गया, इन्हें आप जब पढ़ेंगे तब थर्ड जो यूनिट है हमारा, जिसमें हमें प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास को समझना है, वो आप बेहतर रूप में समझ पाएंगे। इसके पश्चात कुछ और प्रश्नों को हम लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, अच्छा यह भी देखिए, जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आप सीधे इस उत्तर के लास्ट में आइए कि यह क्या पूछना चाह रहा है, सही कथन पूछना चाह रहा है या गलत कथन। तो अकॉर्डिंगली फिर आप स्टेटमेंट को पढ़िए और सही गलत का निर्धारण करते हुए उत्तर पर आइए। अब कहता है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था। पहला पाटलिपुत्र, जिसको साम्राज्य की केंद्रीय या मध्य भूभाग बोला गया, जिसमें पाटलिपुत्र शामिल था, बंगाल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। दूसरा भाग पूर्वी भाग था, जिसे हम तोसली कहते हैं, जिसकी राजधानी तोसली थी, अर्थात कलिंग राज्य। तीसरा उज्जैनी था, पश्चिमी भाग की राजधानी। चौथा उत्तरापथ था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और पांचवा सुवर्णगिरी, जो दक्षिणापथ अर्थात दक्षिणी भाग की राजधानी थी। तो साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 केंद्र कौन कौन से हुए? पाटलिपुत्र, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरी। दूसरा कहता है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने अपनी पुस्तक इंडिका के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कहता है कि अशोक ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो गलत हो गया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा कहता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने स्रोतों का इस्तेमाल किया, अर्थात राजकीय स्रोतों का इस्तेमाल किया। विभिन्न अपनी पुत्री, अपने पुत्र या अपने विभिन्न अधिकारियों को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने लगाया। विभिन्न अपने दूतों को उसने विभिन्न देशों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात सही कथन 1, 2, 4 है। आंसर बी हो जाएगा 1, 2, 4। तीसरे में आते हैं,
जेम्स प्रिंसप का भारतीय पुरालेख के विकास में क्या योगदान है? उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। 1837 में जेम्स प्रिंसप ही वह विद्वान था, प्रथम विद्वान था जिसने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ा। यह भी सही है, अर्थात ए और बी दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसके पश्चात उन भाषाओं के नाम बतलाइए जिनमें अशोक के शिलालेख लिखे गए। देखिए, भाषा पूछ रहा है, लिपि नहीं पूछ रहा है। भाषा वह है जो हम बोलते हैं और लिपि वह है जो हम लिखते हैं। जैसे अशोक की लिपि अगर पूछे तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी है, अरामाइक है, और भाषा अगर पूछे तो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है, अरामाइक भाषा का इस्तेमाल किया है और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया है। और लिपि हो जाती है खरोष्ठी, और प्राकृत की लिपि हो जाती है प्राकृत की लिपि हो जाती है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी, अरामाइक और ग्रीक जो है ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो भाषा जो है वह प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक है, और लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी है। तो सीधे सीधे आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से 5वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की बहन थी। वस्तुतः प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसलिए क्योंकि इसने शक शासक को पराजित किया था, और किसी भी विदेशी शासक को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि लगाई जाती थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कहता है प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश में हुआ था रुद्रसेन द्वितीय के साथ। रुद्रसेन द्वितीय के साथ। रुद्रसेन द्वितीय शैव धर्म का अनुयायी था, जबकि प्रभावती गुप्त वैष्णव धर्म की अनुयायी थी। प्रभावती गुप्त के प्रभाव में रुद्रसेन द्वितीय भी वैष्णव धर्म का अनुयायी बन गया। प्रभावती गुप्त के साथ विवाह संबंधों के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रभाव पश्चिमी क्षेत्र तक भी स्थापित हो गया, जिसके कारण से वह अरब क्षेत्र से होने वाले व्यापार से लाभान्वित हो पाया और साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि का यह एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात प्रभावती गुप्त शासिका के रूप में, वकाटक वंश की शासिका के रूप में, या अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में वही शासन के कार्य को देखती थी। इसलिए गुप्त साम्राज्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैल गया। इस तरह से दूसरा कथन सही है। पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। इसी तरह से डिफरेंट टॉपिक्स में, डिफरेंट यूनिट्स में प्रश्नों के विश्लेषण के माध्यम से प्रयास करूंगा कि थोड़ा बहुत टॉपिक को एक शेप में ला करके आपको आपके कॉमन इंटरेस्ट में आपको हेल्प किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।